ठंडियों का मौसम है और पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है। मन करता है कि बस रजाई में ओढ़ के लेटे रहें और सिर्फ दूर से मोबाइल पे चलती हुई वीडियो को देखें और आनंद लें। बस हूबहू मन करता था मेरा भी। जब मैं तैयारी कर रहा था तो ठंडियों में बैठ के पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती थी। मन करता था कि यार ये ठंडी का मौसम होता नहीं, लेकिन जब गर्मी आती थी तो ऐसा लगता था कि गर्मी का मौसम होता नहीं, और जब बरसात आती थी तो वैसे भी लगता था यार इतनी कीचड़ हो गई, यहां भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, हम बस बहाना ढूंढते हैं अपने काम को टालने के लिए, अपने काम को ना करने के लिए। तो इसी बहाने को हमें दूर करना है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग एंथैल्पी और वर्क कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। हां, हमने वर्क कैलकुलेशन सीख लिया था, बस हम बात करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या फार्मूला लगाएंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या फार्मूला लगाएंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते जाइएगा दोस्तों। ज्यादा समय नहीं बचा है, 5-6 लेक्चर और होंगे। इसमें 3 लेक्चर हो गया है, 5-6 लेक्चर और होंगे। मैक्सिमम नहीं लूंगा, जितना शेड्यूल उतना ही लूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बाद होगा, उसके बाद आपको छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, पढ़ना छोड़ना नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, हमने पहले फिजिकल पढ़ लिया, अब जब इनऑर्गेनिक हमारी खत्म होती है तब तक फिजिकल बोल चुकी होती है। इसलिए मैं हर चैप्टर के समरी वीडियोस दे दूंगा, सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, प्लीज बेटा हर हफ्ते आप शॉर्ट नोट्स को पलटते रहिएगा और शॉर्ट नोट्स आप खुद लिखिए। अगर शॉर्ट नोट्स आप प्रिंट आउट करवा ले रहे हैं, प्रिंट आउट करके रख ले रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स खुद लिखें। जब आप शॉर्ट नोट्स खुद लिखेंगे ना तो सारी चीजें रिकॉल होंगी, और जब लगे कि कोई कंफ्यूजन है तो शॉर्ट जो समरी वीडियो आ रहा है उसको देख लेंगे, तो समरी वीडियो में सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। याद रखना, जिस चैप्टर से, जिस टीचर से जो चैप्टर पढ़ना, उसी का समरी वीडियो देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। मेरा भी बात मान लो, मैंने भी बहुत सारे टीचरों से पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ कुछ टीचरों का ही समझ में आया है। उसका रीजन था कि फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तभी हमें उसमें मजा आता है। चलिए आज का गोल देखेंगे और सीखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये टुन टन क्या हो रहा भाई? हेलो 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 हेलो। चलिए आज का गोल देखते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा सा गोल है, और हीट कैपेसिटी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। उसका रीजन है कि आप फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में खूब पढ़ते हो, हाँ फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा। रिवीजन करेंगे आज हम लोग। क्या करेंगे दोस्तों? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। एंथैल्पी पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क पढ़ेंगे। तुमने कहा अभी तो वर्क का कैलकुलेशन पढ़ा था, ऐसा कौन सा वर्क का कैलकुलेशन बच गया? बच गया दोस्तों। अभी आप समझोगे कि अभी तक जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो जनरलाइज फॉर्मूला लगाया था, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा जिसमें धीरे 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 होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डीपी हो जाएगा। जब प्रेशर वॉल्यूम डीवी हो जाएगा, जब डीवी हो जाएगा तो इंटीग्रेशन लगेगा। तो इंटीग्रेशन करके कैसे फॉर्मूला निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए भाई, तो कल हमने सीखा था कि जो वर्क होता है, वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 या डेल्टा V। वर्क दो चीजों में जीरो होगा, एक तो वैक्यूम में जब एक्सपेंशन होगा, वैक्यूम एक्सपेंशन या फ्री एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं, वहां पे जीरो होगा। एक तो जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, क्योंकि बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा बाबू, उसमें डेल्टा V तो जीरो होता है, तो डेल्टा V जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी बात फॉर्मूला लगा लेंगे हम। और एक बात और याद रखना, जब प्रेशर एटीएम में रखोगे तो 1 लीटर एटीएम जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है 101.3 जूल। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है भैया। और जूल से कैलोरी कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, ठीक है भैया। और 1 लीटर बार होगा तो 100 मान लेना। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू बराबर, डेल्टा यू बोलो या डेल्टा ई बोलो, NCV डेल्टा टी। सीवी का फॉर्मूला हमने बता दिया था कैसे निकालते हैं। सीवी की वैल्यू आप याद कर लो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग है, डाई एटॉमिक गैस के लिए अलग है, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए अलग है। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की, तो डेल्टा यू बराबर समझ में आया कि यार Q प्लस W होता है। और डिफरेंट प्रोसेस में देखा हमने कि किस प्रोसेस में क्या जीरो होता है, क्या रिलेशन आएगा, क्या इक्वेशन बनाएंगे।
जब डेल्टा टी 0 था, जब आइसोथर्मल था तो डेल्टा टी 0 था, तो डेल्टा यू 0 था, तो क्यू प्लस डब्ल्यू 0 था। तो उसमें दो इक्वेशन हमने बनाए थे। यार पिंड पन्न क्यों हो रहा है यार, क्या है ये? ठीक है भैया, चलो चलो भाई आगे बढ़ते। चलिए सवाल शुरू करते हैं। और मैंने बोला था कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने से पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। क्वेश्चन में छुपा होगा आंसर। अगर क्वेश्चन में आंसर ढूंढ ले रहे हो मेरे भाई तो समझ लो तुम बहुत बेहतरी की तरफ चल रहे हो। क्वेश्चन में आंसर को ढूंढना बहुत जबरदस्त चीज है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मैं देखता हूं कितने महारथी, कितने विद्वान प्राणी हैं जो क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने लोग हैं जो क्वेश्चन को देख के शुरू कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, मेरा फेवरेट है, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। मैं हमेशा इस क्वेश्चन को करवाता हूं मॉडिफाइड करके। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई। मैं कहता हूं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 50% जनता कह रही होगी आप हटो तभी तो कैलकुलेशन करेंगे। जो समझदार जनता है वो कह रही है सर हटने की जरूरत नहीं है, तुम खड़े रहो, हम आंसर बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का लेवल जो है बेटा वो AIR1 लेवल का है। AIR1 लेवल का सवाल है, यानी कि अगर इसको तुमने कर लिया मेरे भाई तो बहुत मजे में रहोगे, बहुत ही ज्यादा मजे में रहोगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने कहा चलो भैया एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स है। क्या ये बात तुमने ध्यान दिया? बिल्कुल सर, सवाल बोला एट 298 केल्विन वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर इफ वेट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस इज फाउंड चेंज। हमने कहा सर इतना टफ सवाल है और आप कह रहे हो कि इतना सिंपल है। हमने कहा भैया इतना सिंपल सवाल है, डेल्टा टी बराबर 0 होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तुमने कहा सर क्या मजाक वाली बात कर रहे हो सर, डेल्टा यू जिसे हम डेल्टा ई बोलते हैं, डेल्टा ई बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी, यानी कि सर डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना था, पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ मेरे भाइयों क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं थी, बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत थी। और क्वेश्चन में देखना था कि क्या चीज दिया है, कौन सी चीज हमें अप्लाई करनी है। क्वेश्चन को पढ़ो बार बार। जब आप एग्जाम में नहीं जाते हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो डीपीपी की, या फिर पेपर में देते हो, या फिर नोट्स में पढ़ते हो, तो आप क्वेश्चन को बार बार देखा करो कि क्वेश्चन को कैसे पहचाने। क्योंकि बेटा क्वेश्चन को पहचानना, समझ के फॉर्मूला लगाना, यही कला होती है। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला लगेगा तो सब लगा लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना और समझना, समझने के बाद ये जानना कि क्या डेटा गिवन है, उसके हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए और किस फॉर्मूले से आंसर आएगा, ये सबसे बड़ी कला होती है। और ये चीज अगर तुम सीख गए मेरे भाई तो समझ लो तुम राज करोगे। लेकिन ये चीज आती नहीं है, ये चीज प्रैक्टिस से आती है। जैसे आप मेरे से कोई सवाल पूछते हो, आप तो नहीं पूछते हो, ऑफलाइन में बच्चे मेरे जलवे को जानते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता नहीं हूं। अगर आप मेरे पास क्वेश्चन ले आओगे तो मैं सरसरी निगाह में बता देता हूं कि इसका ये मेथड है, ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाना है। जब बच्चा कहता कि सर मैंने ट्राई किया नहीं आया, तब मैं पेन पेपर उठाता हूं, फिर मैं सॉल्व करता हूं। यानी कि मुझे पता है क्वेश्चंस के अप्रोच और ये कैसे आया। मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता था स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं पढ़ता था 9, 10, 11, 12 की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन जब मैंने 12th पास की ना तो एक अच्छा सा ग्रिप बन गया, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छी स्मूथनेस आ गई। वही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। तो मैं महिलाओं को ज्यादा ध्यान देता हूँ, बच्चियां बुरी मान जाती हैं, फिर वो कहती हैं कि अरे सर ऐसे कैसे। चलो कोई बात नहीं, बात करेंगे फिर। तो सभी लोग पढ़िए, सभी लोग प्रैक्टिस करिए, सब लोग अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हो और आप लोग डिमांड भी करते हो। बस चाहता हूँ दोस्तों कि तुम लोग पढ़ो, कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओ यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, कुछ बन जाओ ताकि लाइफ में कभी भी मुलाकात हो सके। क्योंकि जो लड़कियां घर पे रहेंगी, देखो जो लड़कियां पढ़ेंगी नहीं वो घर पे चली जाएंगी, और घर पे क्या करेंगी, करवा दी जाएगी शादी, धोएंगी बर्तन, देखेंगी दूरदर्शन। और ना हम दूरदर्शन पे आएंगे और ना ही गांव घर में आ सकते हैं।
यानी कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, तभी आप सामाजिक कार्य में मिलजुल पाओगे एक दूसरे से, ठीक है ना, अपने दोस्तों से, अपने टीचरों से, अपने रिश्तेदारों से। तो इसलिए पढ़ो लिखो। कि लड़कों का कोई वो बात नहीं होता कि लड़के नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, शादी तो हो ही जाए नहीं, शादी तो उनकी करवा ही दी जाती है, ठीक है ना भाई। चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इस फील्ड का बादशाह कौन है? कौन है जो थर्मोडायनेमिक्स के साथ खेलना जान गया है? देखो, खेलना तो तुम जिंदगियों के साथ जानते हो, खेलना तो तुम लोगों के साथ जानते हो, लेकिन जो असली बादशाह होगा वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ खेलेगा, थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज के साथ खेलेगा। जो थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज के साथ खेल गया वो सबसे बड़ा बादशाह होगा। बादशाह मैं बादशाह मैं बादशाह मैं बादशाह, गाना याद है कि नहीं याद है? गाना तो याद है। बाजीगर मैं बाजीगर, ये गाना बहुत अच्छा था, बहुत पहले आया था। देखते हैं कौन बाजीगर है, कौन मार लेता है। बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, पेन उठा लिया तो फिर क्या फायदा? बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, यानी कि पेन हाथ में रखे रहो, ऐसा भी नहीं है कि पेन लो ही मत, पेन हाथ में लिए रहो। यहाँ थोड़ा थोड़ा मेरी प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं बहुत खींच नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लाइव होती तो बात ही अलग होती है कि नहीं? ऑडियंस आधा इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि लाइव नहीं रहती। यार हम बोलते कुछ और हैं, सोचो फीलिंग आप 24 घंटे बाद दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ दर्द हो रहा, तो आप बाद में सिंपैथी दिखा रहे हो, नहीं बाबू, मतलब नहीं सर, ठीक है सर, कैसे हैं सर, अच्छा है सर। तो जो क्या कहते हैं, जो परफॉर्म है और परफॉर्मेंस के बाद जो ऑडियंस है उसके बीच की ना जो गैप है वो ज्यादा है, तो मजा नहीं आता, फील नहीं आता। चलो शुरू करते हैं। मैंने कहा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुमने कहा पढ़ लो सर, ऐसे कैसे काम चले। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, इनटू वैक्यूम। बस अब मेरा नहीं मन कर रहा पढ़ने का, नहीं पढ़ूंगा। पता नहीं क्या पूछ रहा, हम क्या नहीं पढ़ेंगे। तुमने कहा डेल्टा टी बराबर 0, तो डेल्टा यू बराबर भी 0, तो डेल्टा यू बराबर आपको पता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। 0 बराबर क्यू प्लस 0, भैया क्यू बराबर भी 0। खेलेगा कौन? जिसको थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज पकड़ में आ गई है। मेरी बात आप समझ लेना। और बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं कल सोच रहा था बहुत ज्यादा कि मतलब लाइफ में देखो बहुत सारी चीजें हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, ऐसा मान लो हम मैच्योर हो गए हैं, लेकिन ना वो चीज याद आता। पहले सोचते थे कि बचपन में घर से बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, खूब बड़ा आदमी बन जाएंगे, बचपन की बात बता रहा हूं। फिर उसके बाद घर आएंगे, मम्मी पापा के साथ रहेंगे। लेकिन दोस्त जब आप घर से बाहर जाते हो ना, तो आप बाहर नहीं जा रहे होते हो, आप एक्चुअली में टूट रहे होते हो अपने घर से। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जो बच्चे घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, वो कपड़ा देखो ना, कपड़े को जब फाड़ते हैं तो उसे चर चर की आवाज आती है, फिर वो धागे कभी जुड़ते नहीं। उसी प्रकार से हम लोग एक कपड़े की तरीके से अपने फैमिली वालों से अलग होते हैं, और जब हम अलग हो जाते हैं तो हम आप कुछ भी कर लो, फिर हम वो जुड़ नहीं पाते हैं। एक बार कोई बच्चा घर से बाहर निकल गया, फिर वो घर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी 2 चीजें, अगर वो फेलियर हो गया तो सर उठा के कभी नहीं जी पाएगा, और अगर वो पास हो गया अपनी लाइफ में, तो सोचो अगर पास हो गया तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ करने के लिए उसे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे हायर स्टडीज के लिए आगे जाना पड़ेगा, जॉब करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो भी वो वापस लौट के नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी समय है, अभी आप पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर लें, क्योंकि बाद में बेटा क्या ना, फाइनली जब आप बुढ़ापे में आओगे तो सब अपने घर की तरफ ही जाते हैं। आप सोच रहे हो कि सर कैसी बात कर रहे हो, बुढ़ापा जवानी, हम तो भी बच्चे हैं। नहीं बेटा, सबका साइकिल होता है, ऐसे कब पता चल जाएगा, कब उम्र बढ़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं टीचिंग जर्नी अपनी स्टार्ट किया था तो मैं केवल 18 ईयर्स का था, आई थिंक 18 ईयर्स का ही था, और मैं लोगों को बताता था कि मैं 23 हूं, 5 साल बढ़ा के बताता था। तो धीरे धीरे करके जब मैं जर्नी अपनी स्टार्ट की, मैं आगे बढ़ा, धीरे धीरे मेरे टीचरों ने सपोर्ट किया मुझे, बहुत सारी चीजें गुरुओं से मिली मुझे, तो मैं आगे बढ़ा। तो फिर मैं जब धीरे धीरे 23 का हुआ तो मैं 25, 26, 27 बताता था, जब 25 हुआ तो मैं 28 बताता था। लेकिन जब मैं अब ओरिजिनली मैं उस उम्र पर पहुंचा हूं
तो अब मैं लोगों को ओरिजिनल बताता हूं। रीजन क्या है, अब मुझे लगता है कि हाँ मैं एक मैच्योरिटी एज में आ गया हूं, क्योंकि समाज में जब छोटे होते हैं तो हमको दिखाना होता है कि यार देखो हम भी मैच्योर है, हमारी भी कोई बात सुनो। नहीं तो घर वाले, परिवार वाले क्या कहते हैं, अबे चुप, छोटा है तू, घर का सबसे छोटा सा, तुझे नहीं बोलना, चुप, शांत हो जा। तो ऐसे ही होता है तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए परेशान मत हुई। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ वर्क भी करेंगे, पीवी वर्क भी करेंगे। चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। अगर आप लोग इच्छा हो, नहीं इच्छा हो तो रहने दो, नहीं इच्छा है तो रहने दो, छोड़ दो। चलो एंथैल्पी पे पहुंचते। एंथैल्पी क्या है, जैसे हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालते थे, तो जो एंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ पीवी वर्क के इक्वल होती है। क्या होती है, इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के इक्वल होती है। इसे तुम समझ नहीं पाओगे तो इसे तुम लिख लो कि एंथैल्पी क्या होती है। तो एंथैल्पी जो होती है वो होती है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द sum of internal energy and PV energy is known as एंथैल्पी। ठीक है, H। यानी कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो H जो होगा वो सम है किसका, इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का। ठीक है, अब आपको पता है कि ये स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन है। कैसे है, स्टेट फंक्शन है। तुमने कहा सही बात है, स्टेट फंक्शन की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बताया था, आप चेंज निकालते हो। यानी कि वी कैलकुलेट चेंज, वी कैलकुलेट चेंज, यानी कि आप निकालोगे डेल्टा एच, जो क्या हो जाएगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल हो जाएगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। जो डेल्टा एच होता है एक्चुअली में इसे हम बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम लोग क्यूपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है इसके इक्वेशन के बारे में, यानी हम बोल सकते हैं कि जो क्यूपी होता है वही डेल्टा एच होता है और वो एनसीपी डेल्टा टी होता है। क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी होता है। स्टार्टिंग से मैंने बताया था, ये अभी आज सीपी पढ़ाऊंगा तो सीपी समझ में आ जाएगा, क्यू बाई डेल्टा टी क्या होता है। ठीक है ना भैया, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा ले लूं, अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा ले लूं तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीबी हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस फॉर्म को हम आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन सा यूज करेंगे। देखो एंथैल्पी कुछ नहीं है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का सम है। एंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का सम है। तो इस बात को ध्यान से आप समझ लो कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं अगर बोलूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बेटा ये अमाउंट्स पे डिपेंड करती है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए अच्छी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बातें हमने समझ लें। अब ध्यान से समझा, जैसे मेरे पास आया डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। अगर मैं बोलूं आपसे कि कांस्टेंट प्रेशर रख दूं, मैं क्या रख दूं, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, ध्यान से देख लो। अगर मैं कहूं कि प्रेशर कांस्टेंट रख दो, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो तुमको एक बात समझ में आ जाएगा, यार प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा अंदर चला जाएगा, यानी कि डेल्टा एच जो हो जाएगा वो डेल्टा ई
प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। सही बात है सर। अरे भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर ले लो, चेंज थोड़ी लिखोगे आप। सही बात है सर। अगर मैं बोलूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। अब वी बाहर आ जाएगा इस फॉर्मूले से और पी डेल्टा पी लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए बात करूं, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन याद रखना, तो अपने को पता है पीबी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। पीबी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। तो डेल्टा एच बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनआरटी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एनआरटी। अब आपको पता है गैसियस में क्या होता है, मोल्स चेंज होते हैं, यानी कि डेल्टा एच बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बात को याद रखना भाई। चलो इसको कलरफुल कर देता हूं, ठीक है भैया। तुमने कहा सर प्रेशर कांस्टेंट किया तो यहां पे प्रेशर को बाहर रख लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम को बाहर रख लिया। ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी हमको समझ में आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन सर एक बात बताओ कि अगर हम मोल ना चेंज करें तो क्या होगा? भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि मोल ही चेंज करोगे आप, मत करो चेंज। अगर मोल चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा सर? भाई ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, मोल चेंज ना करो। ठीक है भैया, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस ले लो, फॉर एनी प्रोसेस, इसको मिटा देते हैं। ठीक भैया, अगर आप इस फॉर्मूले में मान लो टेम्परेचर सिर्फ चेंज हो रहा है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो आप यूज कर सकते हो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते। अगर मैं तुमसे बोलूं कि आपसे कौन सा पूछा जाएगा, आपसे जनरली यही पूछा जाएगा। और देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच बराबर क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीबी को क्या लिख सकते हो, पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन भी लिख सकते हो। अरे पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन भी लिख सकते हो। जैसे एनआर डेल्टा टी है तो एनआर डेल्टा टी क्या है, टी टू माइनस टी वन है। तो इस चीज को तो ऐसे भी लिख सकते हो ना मेरे भाई, तो वही है, वो वही है। तो आप सोचोगे कितना फॉर्मूला याद करना, याद नहीं करना यार, याद ही नहीं करना ना, यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग याद करने लगते हो। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी बराबर एनआरटी है। क्या है, पीवी बराबर एनआरटी है। अब बेटा अगर पी कांस्टेंट है वी कांस्टेंट है, दोनों फॉर्मूले तुम्हें चटक रहा है, चमक रहा है। अब पीवी की जगह एनआरटी रख दिया तो डेल्टा एनआरटी आ गया। अब अगर एक बार डेल्टा एन चेंज कर रहे हो तो डेल्टा एनजीआरटी, और एन चेंज नहीं करो तो डेल्टा एनआरटी। अब ये कैसे पी टू बी टू माइनस हुआ, इसी में ध्यान से देखो, उसी को मैं समझा देता हूं। इधर देखो, देखो अगर उस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एनआर टी टू माइनस टी वन, तूने कहा डेल्टा टी का मतलब यही है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं डेल्टा ई प्लस एनआर टी टू माइनस एनआर टी वन। सही बात है। अब यार पी बी इजकल टू एनआरटी होता है तो पी टू वी टू इजकल टू एनआर टी टू, पी वन वी वन इजकल टू एनआर टी वन। तो यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन हो जाएगा, पी टू वी टू माइनस
P1V1 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? अरे समझ में आई क्या भाई? आ गई सर। यानी कि जहां NR डेल्टा T होगा वहां आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसमें कंफर्टेबल फील करोगे, तो यार केमिकल रिएक्शन में एक ही फॉर्मूला लगेगा। ये तो देखो गाथा था, याद नहीं रखना है, नोट कर दे रहा हूं। कुछ भी याद नहीं रखना है। 2023 में पूछा था ये, 2000 नीट 2023 में पूछा था, ये नीट 2023 में पूछा था। और मैं आपको बता दूं कि कुछ भी याद नहीं रखना है, अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा, याद कुछ भी नहीं रखना मेरे भाई। नीट 2023 में पूछा था। कुछ याद मत रखो, क्योंकि कुछ याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। कुछ याद मत रखो, अपने आप आ जाएगा। जैसे कष्ट दुख पीड़ा कोई बुलाता नहीं, अपने आप आ जाता है, वैसे ये भी आ जाएगा। तुमने कहा सही बात है सर। डेल्टा H बराबर जो है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT है। हमने कहा हाँ। तुमने कहा सर डेल्टा NG कैसे निकालते हैं? हमने कहा अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा क्या? अरे इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया, समेशन ऑफ NP माइनस समेशन ऑफ NR। तुमने कहा क्या बात कर रहे हो सर, हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, जरा हमको रिलेशन बताओ जरा। तो एक हम रिलेशन लिख रहे हैं, जरा हमको रिलेशन बताओ। हमने कहा ठीक है लिखो। तुमने कहा सर N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है। तो डेल्टा H बराबर क्या होगा? पहले डेल्टा NG निकालो। डेल्टा NG कैसे निकालोगे? 2 माइनस 1 प्लस 3, यानी कि क्या हो जाएगा? -2। यानी कि जो डेल्टा H का रिलेशन है वो डेल्टा E प्लस माइनस डेल्टा E माइनस 2 RT हो जाएगा। तुमने कहा यार बहुत गजब की बात बताई आपने। अब एक और चीज ध्यान से समझ लो, अगर मान लो H2 प्लस I2 हो जाए, ये भी गैस ये भी गैस, और 2HI गैस हो जाए, ये भी गैस, तो बेटा इसका डेल्टा NG निकालना तो बड़ा आसान है। 2 माइनस 1 प्लस 1, बेटा याद करो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है। कोई भी मेरा प्यारा बच्चा, मेरा नन्ना मुन्ना बच्चवा नहीं बोलेगा कि सर कैसे निकालते हैं। अब बेटा 0 RT आ गया तो 0 RT, यानी कि डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा E हो जाएगा। सही बात है। एक अगला इक्वेशन ले लिया मैंने, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है भैया, अच्छी बात है। तो इसके लिए डेल्टा H निकालना होगा, तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस, अब ध्यान से समझो, इसका डेल्टा NG कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, रिएक्टर साइड में 1 मोल है। बेटा कोई भी बेटा बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है ना? सबको डेल्टा NG आता है। कसम है तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले की, कसम है तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की। अगर तुमने डेल्टा NG पूछा तो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में घूम घूम के पूरा 3-4 लेक्चर में यही पढ़ाया है। बता दे रहा हूं, विद्या माता की कसम दिला रहा हूं तुम्हें। तो क्या हो जाएगा बेटा? RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। अब एक लो अच्छा सवाल दे देता हूं। अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता, याद करो फेज पहचानते पहले हम, क्या पहचानते बउआ? फेज पहचानते। सिर्फ पार्टिसिपेट कौन करेगा? गैस करेगा। याद आया कुछ? आ गया सर, जा रहा था लेकिन हमने बुला लिया इसको। डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। तुमने कहा यार यहाँ पे डेल्टा H डेल्टा E के बराबर है, यहाँ पे डेल्टा H जो है वो डेल्टा E से छोटा है, और यहाँ पे डेल्टा H जो है डेल्टा E से बड़ा है। तुमने कहा कुछ रिलेशन है? हमने कहा हाँ है। क्या रिलेशन है? चलिए बेटा आइए ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझना। अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? अगर डेल्टा NG लेस देन 0 है, डेल्टा NG बराबर 0 है तो क्या होगा? और डेल्टा NG लेस देन 0 है तो क्या होगा? बेटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो याद रखना
डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई होगा, और बराबर है तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई होगा, और लेस देन है तो डेल्टा लेस देन डेल्टा ई होगा। क्या बात है। आपसे कई टाइप के डिफरेंट सवाल पूछे जाएंगे और आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, बस याद रखना है कि डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होता है। कब? जब डेल्टा एन जी 0। कैलकुलेशन कैसे करते हैं सिखा रहा हूं, सब सिखाऊं, परेशान मत। डेल्टा एच और डेल्टा यू की जो यूनिट होती है ना वो सेम होती है, और साइन भी सेम होता है, एक ही साथ के होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैं बोलूं आपसे, एक सवाल देके पूछता हूं, याद रखना रे बाबा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, फॉर रिएक्शन, ऐसे लिख दो, कुछ भी रिएक्शन लिख दो, सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, ठीक है। डेल्टा E इज इक्वल टू X, देन फाइंड डेल्टा H। ओके, पहला ऑप्शन X माइनस RT, X माइनस RT बाई 2, X प्लस RT बाई 2, D X माइनस RT। बेटा ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा ई की वैल्यू गिवन है। अगर डेल्टा एच गिवन होता, डेल्टा ई पूछता, तब डेल्टा एन जी को उधर ले जाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। यानी कि डेल्टा ई, और आपको पता है डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, ये तो सॉलिड है, छोड़ दो, 1 हो जाएगा, तो 1 में से आधा घटाओगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि आर टी बाई 2 हो जाएगा। अब डेल्टा ई की वैल्यू x दे रखी है, x जूल जो भी दे रखी होगी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस आर टी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच सीखना है बस तुम्हें, परेशान नहीं होना है। N2 गैस प्लस O2 gas gives 2NO gas. Okay. Heat at constant volume is 100 kilojoule. Then find heat at कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन ले लेता हूं, A B C D। 100 माइनस 100 किलोजूल है, किलोजूल प्लस 50 किलोजूल माइनस 50 किलोजूल। बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा सवाल पहले तुम देख लो फिर करना, क्योंकि सवाल तो बहुत मिलेंगे आपको, परेशान होने की जरूरत है नहीं। हीट कांस्टेंट एट वॉल्यूम, हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 100 किलोजूल, यानी कि जो क्यूवी होता है वही तो होता है ना डेल्टा ई, और वो कितना है 100 है, और जो क्यूपी होता है वो होता है डेल्टा एच। क्या होता है, डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एच कितना दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तुमने कहा क्या बात है, डेल्टा एच तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और बेटा डेल्टा एन जी क्या है, इसका 0 है। डेल्टा एन जी यहां पे क्या है, इस इक्वेशन में 0 है, यानी कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 100,
तो 100 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किस रिएक्शन की डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर है, तो जिसका डेल्टा एन जी 0 होगा। अगर आपसे पूछता है कि किसका डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई होगा, तो जिसमें डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर पूछेगा किससे किसका डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई है, तो जिसमें डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है भाई क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है ध्यान से समझना। जैसे मैं बोला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा ई इज इक्वल टू -100 -120 किलोजूल पर मोल। then find delta H at 300 केल्विन। ए रुको मुझे आंसर बनाने दो। टी माइनस -100 बी -122.5 सी प्लस 122.5 डी प्लस 117.5 सब किलो जूल में। ऑप्शन मैच भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, बस एक चीज समझाना चाह रहा हूं। हमेशा जो डेल्टा एच और डेल्टा ई है उनका साइन सेम होता है, यानी कि ये जो प्लस वाले आंसर है ना, ये तो होंगे ही नहीं, यानी कि प्लस वाले तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, लेकिन कोई बात नहीं, दिल रखने के लिए रख लिया। अब जो डेल्टा एच है और जो डेल्टा ई है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं हो सकता, उसमें 10 किलो जूल से ज्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं। क्यों यार, आरटी कितना बढ़ाएगा, आरटी सोचो कितना बढ़ाएगा। चलो इसका कैलकुलेट करके देखते हैं। डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस इसका डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुमने कहा हाँ सर गैस फेज, तो आरटी हो जाएगा। अब डेल्टा एच बराबर आपको पता है कि ये -120 किलो जूल है तो प्लस, अच्छा ठीक, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस आर टी, आर कितना हो जाएगा 25/3 जूल में इंटू 300 अपॉन क्या कर दो, 1000 से भाग कर दो 1000 से भाग कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा -120 प्लस 3 से 3 उड़ा दो, 100 आ गया, 2500 अपॉन 1000, यानी कि -120 प्लस 2.5 क्या जाएगा 2.5 और घटा दो तो -117.5 किलो जूल आ जाएगा। यानी कि 120 और 117 में बहुत डिफरेंस नहीं है, यानी कि तुम ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर, बनाते समय गड़बड़ी हो गई थी ऑप्शन, परेशान मत हो। यानी कि प्लस वाले तो वैसे ही नहीं होंगे, अब माइनस वाले में देखना एक 117.5, मान लो क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करता और एक -100, देखो 100 तो नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 120 के आसपास ही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे 10 सवाल आपको मिलेंगे देखने को, जिसमें डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होगा। बस याद रखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन में डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाना है तो आपको कंबसन की रिएक्शन पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे ध्यान से समझ लो, जैसे तुम मान लो शुगर को जला रहे हो, अच्छा चलो ग्लूकोज को जला देते हैं, C6H12O6, ठीक है भैया, इसको जलाते हैं। शुगर तो बेटा, ग्लूकोज तो सॉलिड है, O2 किस में होगा, गैस में होगा,
इसको जलाओगे तो CO2 मिलेगा, साथ में H2O मिलेगा। तुमने कहा हाँ सर ये बात तो है। तो 6 कार्बन है तो यहां पे 6 लगा दो, 12 है तो 6 लगा दो। पता ना आपको? नहीं पता तो देखो इधर देख लो। मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग नाराज बैठे थे। मोल कॉन्सेप्ट के लास्ट में मैं आपको एक समरी लेक्चर दूंगा बढ़िया मस्त वाला, ठीक है ना। CXHY, अगर इसको आप जलाते हो ऑक्सीजन से तो X CO2 बनता है और Y/2 बनता है। चलो अच्छी बात है सर। और ऑक्सीजन को गिन के बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को गिन के बैलेंस करते हैं। ठीक है भैया। अब ध्यान से देखो बेटा, 6 तो CO2 हो गए, 12/2 H2O हो गए। अब देखना 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन इधर है, 6 यहां पे हैं, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये गैस है और ये लिक्विड है तो यहां पे डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे? यहां पे डेल्टा एनजी निकालोगे बेटा, 6 - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर वो लिक्विड में है तो रूम टेम्परेचर में H2O लिक्विड ही होगा, यानी कि डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा। डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा। ठीक है भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक जानकारी बता दे रहा हूं। मान लो आपसे पूछ ले, बोल ले कि हम बेंजीन जला रहे हैं, बेंजीन जला रहे हैं। चलो इधर सुन लो, हाइड्रोकार्बन की एक जानकारी सुन लो। C1 से C4 वाले क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। इसमें इसे होते हैं गैसियस स्टेट में होते हैं। और C4 से ज्यादा वाले C5 से C17 जो होते हैं वो लिक्विड में होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड में होते हैं। और C18 से ऊपर वाले जितने भी ऊपर वाले होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर इनको जलाने की बात बोली जाए तो क्या होगा? गैस होगा। ब्यूटेन को जलाओगे तो गैस होगा। लेकिन अगर कहीं तुमने पेंटेन को जलाया, हेक्सेन को जलाया, तो वहां पे लिक्विड होगा। स्टेट कभी नहीं गिवन होगा। ध्यान से कान खोल के सुन लो, स्टेट कभी नहीं गिवन होगा। ये तुम्हें मेरे भाई आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। मुझे आता इसलिए मैं बता दे रहा हूं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। नोट कर लीजिए भाई फटाक से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? याद रखना मेरे भाई, याद रखना। अगर मैं आपसे बोल दूं, अब ध्यान से समझो, जला रहे हैं, बोल दे कि ब्यूटेन को जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं? ब्यूटेन को। तो आपको ब्यूटेन के बारे में नहीं बोलेगा। तो C4H10 ये क्या होता है? गैस होता है। अब इसको आप O2 के साथ जलाओगे, O2 गैस होता है। अब ध्यान से समझना, CO2 भी क्या होगा? गैस होगा। और जो H2O होगा वो लिक्विड होगा, जब तक कि वो वेपर ना बोले। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, 4 है तो 4 लगा देना, 10 है तो 5 लगा देना, 4 दूनी 8, 8 5 13, तो यहां पे 13/2 लगा देना। डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे? अच्छे नहीं निकाल पाते हैं, ध्यान से सुन लेना। C1 से C4 वाले, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, कान खोल के सुन लो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, वो गैस होते हैं। 5 से 17 वाले लिक्विड होते हैं। 5 से 17 वाले लिक्विड होते हैं। 18 या 18 से ऊपर वाले क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये बात तुमको हाइड्रोकार्बन में पढ़ने को मिलता है। तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? 4 - 13/2 + 1। अगर तुमने मिस्टेक्स इसको लिक्विड लिख दिया मेरे भाई तो तुम्हारे सवाल गलत हो जाएंगे, क्योंकि 4 - 7.5 ये आएगा क्या? 6.5 + 1 7.5, यानी कि -3.5 हो जाएगा।
तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस 3.5 RT हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या भाई? क्या इतनी बात समझ में आई क्या भैया? कंबसन की रिएक्शन में पूछेगा। चलो एक सवाल पूछता हूं, चलो तुमसे सवाल पूछता हूं। ऑन कंबसन देखते हैं कौन खानदानी बॉन्ड है ऑफ बेंजीन। करेक्ट रिलेशन फॉर डेल्टा एच इफ डेल्टा ई इज एक्स। जो भी यूनिट होगा मेरे को नहीं पता, डेल्टा इज एक्स। ऑप्शन ए बी सी डी, एक्स 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 एक्स, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब रुको मुझे बैलेंस करने दो। 6 3 9 2 4 5 RT, साढ़े 5 RT/2 ऐसे लिखो, पूरा दे देगा 3RT/2 माइनस RT/2 3RT/2। नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है बेंजीन किसमें होगा, अभी रटवाया था मैंने। बेंजीन मतलब कितने कार्बन, 6। बेंजीन मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। और 6 कार्बन क्या होगा, 6 कार्बन क्या होगा मेरे भाई, 6 कार्बन होगा लिक्विड C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है लिक्विड प्लस O2, CO2 और H2O बनेगा। तुमने कहा हाँ ये तो मेरे को पता है। 6 है तो 6 कार्बन, ये गैस में होते हैं, ये गैस में होते हैं, ये लिक्विड में होते हैं। क्या बात, 6 है तो यहां पे 3 लिख दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 तो यहां पे हो जाएगा 15/2, 15/2 हो जाएगा। डेल्टा NG अगर आप निकालोगे तो बेटा 6 - 15/2 होगा। क्या होगा, 6 - 15/2 होगा, यानी कि -3/2 होगा। क्या होगा, -3/2 होगा। यहां पे गलती से इसको मत ऐड कर लेना रे बाबा, गड़बड़ा जाएगा। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E -3/2 RT हो जाएगा। अब दुनिया का कोई भी सवाल कर सकते हो, दुनिया का कोई भी सवाल कर सकते हो, बस याद रखना C1 से C4 वाले, ये तो बेटा तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना भी चाहिए, आएगा, पढ़ेंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। और वहां पे अच्छे अच्छे सवाल भी बनेंगे। बोलेगा कि C18H40 38 बताओ ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है। फिर बोलेगा कि C12H22 बताओ ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, ठीक है ना। देखो यही फायदा होता है जब तीनों पार्ट आते हैं ना, तो कोई भी चीज आए तो उसको अच्छे से बताया जा सकता है, टाल नहीं सकते अपन। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ चुका। चलो अभी खूब सवाल करेंगे, भर भर के सवाल करेंगे। हीट कैपेसिटी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। चले भाई, ठीक है। अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं, ध्यान से समझना, तो हीट कैपेसिटी को 2 टाइप से हम डिवाइड करेंगे। हीट
कैपेसिटी, जिसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दो टाइप के होते हैं, क्या? एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जिसे हम कैपिटल सी एम बोलते हैं। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, जिसे सी बोलता है। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट की क्षमता। बचपन आपने पढ़ा होगा Q बराबर mS डेल्टा टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मेरे भाई? पढ़ा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? क्या मेरी बात समझ में आई क्या भैया? क्या मेरी बात समझ में आई भैया? ठीक है। अगर आप मेरे से पूछें कि सर हीट कैपेसिटी क्या है, तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि हीट कैपेसिटी जो है कैपिटल सी, वो क्या है? Q बाई डेल्टा टी। क्या है? Q बाई डेल्टा टी, गिवन अमाउंट का, गिवन अमाउंट का, याद रखना इस बात को। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? 1 मोल के लिए, ये क्या है? स्मॉल सी है। ये क्या है? स्मॉल सी है, ठीक है ना भैया। हीट कैपेसिटी दो टाइप्स के होते हैं। हीट कैपेसिटी डिफाइन कैसे होता है सुन लो भैया, इसमें कहानी क्या है कि जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है तुम्हारे पास, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे ही बोलते हैं हीट कैपेसिटी, कि कितना हीट चाहिए। अब वो हो सकता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस हो, तो उसके लिए हम हीट कैपेसिटी बोलते, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मान लो 1 मोल हो, तो उसके लिए हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो, इसका यूज नहीं होगा, ना ही इस पे सवाल पूछे जाएंगे। अपने केमिस्ट्री में ना इसका बहुत यूज होगा, इसका जो यूज होना था मैं बता चुका हूं, QB बराबर NCB डेल्टा टी और QP बराबर NCP डेल्टा टी, ठीक है ना। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो CM कैसे लिखोगे? हीट अपॉन N इंटू डेल्टा टी, सही बात है। अगर मान लो तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी लिखना है, तो Q अपॉन क्या लिखोगे? M डेल्टा टी। क्या लिखोगे? Q अपॉन M डेल्टा टी। इसे ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए, तो यहां पे देखो क्या निकल के आता है, Q बराबर आता है MC डेल्टा टी, और यहां पे Q निकल के क्या आता है? ये जो हीट है यहां पे क्या निकल के आता है? Q बराबर आता है NC डेल्टा टी। तुमने कहा अच्छा 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 अच्छा, इसी के 2 पार्ट हैं, बिल्कुल इसी के 2 पार्ट हैं, उसके भी 2 पार्ट हैं, लेकिन 2 पार्ट पढ़ने नहीं है, ठीक है ना भाई। ये फॉर्मूला डिराइव्ड होके आ गया। हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस के गिवन अमाउंट का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने पे या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मोल का डिफरेंस है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मोल का डिफरेंस है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मोलिकुलर वेट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? मोलिकुलर वेट का डिफरेंस है। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे मैं फिर से बता दे रहा हूं, डिटेल में आप पढ़ोगे। डिटेल में कहां पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे मेरे भाई, ठीक है ना। डिटेल में कहां पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। हमारे में जितना है मैं बता दे रहा हूं। चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। हीट कैपेसिटी क्या? हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी क्या है मेरे भाई? हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब अमाउंट कौन है वो नहीं पता है, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। ये दोनों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा जो चेंज होता है ना, वो केल्विन में लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल्ड हीट कैपेसिटी। डिफिनीशन याद हो गया।
हीट कैपेसिटी जो है वो कैपिटल सी होता है, हीट रिक्वायर्ड अपॉन रेज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये छोटा चेंज है, ये बड़ा चेंज है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या होती है, ऊपर जूल रख दो तो जूल केल्विन इनवर्स हो जाएगा, कैलोरी केल्विन इनवर्स हो जाएगा, जूल डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन इनवर्स हो जाएगा, कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भैया। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है अमाउंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो ध्यान से समझना, मोलर हीट कैपेसिटी को नाम से समझ में आ रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ये भी हीट ही है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1, ये ईमानदारी से ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बस जब 1 मोल सब्सटेंस का आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाओगे तो उसे क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एन, यानी कि सीएम बराबर क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल सी अपॉन एन है तो हम क्यू बाई एन डेल्टा टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और याद रखना क्यू बराबर हम लिख सकते हैं एन सी एम डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, एन सी एम डेल्टा टी। अगर मुझे बोला जाए कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना है तो क्या जाएगा, एन सी वी एम डेल्टा टी। और अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना है तो क्यूपी बराबर हो जाएगा एन सी पी एम डेल्टा टी। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत सिंपल है यार। कहीं भी अगर सीपी सीवी की बात होगी तो वो सीपी सीवी कौन होते हैं, ध्यान से सुन लो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं, जिसे हम लोग सीवी बोलते हैं, एम छुपा लेते हैं। अगर कहीं सीपी लिखा है यानी कि वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, एम छुपा लेते हैं। जो हमने गामा में लिखा नहीं था सीपी बाई सीबी, याद रखना मेरे भाई, जो सीपी बाई सीबी था वो सीपीएम और सीबीएम था, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी का ही रेशियो होता है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या मेरी बात समझ में आई, अभी इसको भी आगे बढ़ा दूंगा, परेशान मत हो। कैसे समझ में आया, क्यूबी बराबर कैसे आया, ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे थे क्यूबी बराबर एन सीबीएम डेल्टा टी कैसे आया, समझ में आया क्या भाई, अरे समझ में आया क्या भैया, ये फॉर्मूला हम कैसे लिख रहे थे, क्या मेरी बात समझ में आई भैया, ये फॉर्मूला जो हम इतनी देर से लिख रहे थे कैसे लिख रहे थे, क्या मेरी बात समझ में आई, समझ में आ गया सर, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई भैया, ठीक है। यूनिट देख लो मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है भैया, वो तो टेम्परेचर की बात है। अगला एक आएगा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल सी से। क्या डिफिनीशन है, डिफिनीशन सेम है, बस क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। बस तुम समझ गए, 1 ग्राम सब्सटेंस, कितना, 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो स्मॉल सी होगा वो सीएम अपॉन क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट, क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट हो जाएगा। अगर इसको ना लिखना चाहो, चलो अच्छा इसको छोड़ दो, सी क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम डेल्टा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम डेल्टा टी हो जाएगा। यानी कि यहां पे क्यू क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
mc डेल्टा टी हो जाएगा। अगर मुझे cm और c में रिलेशन चाहिए तो c बराबर क्या हो जाएगा, cm अपॉन मोलिकुलर वेट, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है और ये किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए। मैंने बहुत लंबा खींच दिया, इतना नहीं जानना था। बस तुम्हें डिफिनीशन जान लो कि अगर किसी भी गिवन अमाउंट या सब्सटेंस को बढ़ा रहे हैं तो उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी, उसके अंदर कुछ भी हो सकता। अगर मोलर हीट कैपेसिटी है मेरे भाई, मोलर हीट कैपेसिटी है तो 1 मोल का बढ़ा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मेरे भाई, तो क्या करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो 1 ग्राम का बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 1 ग्राम का बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसी में आपको डेरिवेशन भी बता सकता हूं, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, अब तो अपन सीधे सीधे सीख ही गए हैं। Cp माइनस सीबी बराबर आर, आपको पता ही होगा कैसे आया है, नहीं आया, आओ देखो। H बराबर क्या होता है, E प्लस पीवी होता है, ठीक है, मैं प्रूव कर दे रहा हूं, इसको समझना नहीं है। अब पीवी बराबर हम लिख सकते हैं nRT, ठीक है भैया। अगर पीवी बराबर RT लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए, और 1 मोल के लिए हम मोलर भी बोल सकते हैं, यानी कि H बराबर E प्लस क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अगर मैं इसको टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दूं तो DH बाई dt क्या हो जाएगा, DE बाई dt प्लस RT का डिफरेंशिएट करोगे R हो जाएगा। और बेटा DH बाई dt को ही हम बोलते हैं CPM, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लोग CVM, याद रख लेना, प्लस R। आ गया इक्वेशन, CPM बराबर CVM R। यानी कि यहां पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, जो DH बाई dt है, चलो आगे फिजिक्स में भी काम आएगा, वो CPM है, ठीक है भैया। और जो DE बाई dt है वो क्या है, CVM है। चलो वो भी अच्छी बात है सर, ठीक है, ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया और अपन जानते भी हैं गामा बराबर CPM अपॉन CVM, सही है, सही है ना। गामा कैसे निकालते हैं, CPM अपॉन CBM, इसे पाइसन रेशियो या एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं। ये देखो फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये जो मैंने रटवाया नहीं था, मेयर्स फॉर्मूला 22 में आया था, मेयर्स फॉर्मूला, ये आया था नीट 2022 में, ठीक है भैया। यानी कि बहुत कैलकुलेशन के सवाल नहीं, बहुत आराम आराम से छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है भैया। अब आओ थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक ना भैया, थोड़ा सा सवाल करते हैं। आओ क्या पूछा है जरा ध्यान से समझते हैं। 5 moles of oxygen are heated at constant volume from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade. Okay. What will be change in internal energy of gas? The molar heat capacity of oxygen at constant pressure. Cp बराबर इतना दे रखा, ओके। यार इंटरनल एनर्जी जो होता है वो डेल्टा यू बराबर होता है NCV डेल्टा टी। एम लिखो चाहे ना लिखो, लगाना वही है, मोलर हीट कैपेसिटी है, दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो भाई, जो फॉर्मूले में है वो मोलर हीट कैपेसिटी है, लिखे ना चाहे लिखें, मोलर हीट कैपेसिटी है। तो तुमने कहा यार Cp और Cv में एक रिलेशन होता है, Cp बराबर होता है Cv प्लस R, तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, Cp माइनस R, और Cp की वैल्यू 7.03 है, माइनस R की वैल्यू कितनी है 2, यानी क्या हो जाएगी 5.03 R हो जाएगा, ठीक है भैया। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, कितना मोल है बाबू, 5 मोल, 5 गुणे Cb कितना हो गया 5.03 इंटू टेम्परेचर कितना है 10, टेम्परेचर कितना है 10, 20 में से 10 घटाओगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो 25 दूना 50, लगभग 250, क्या जाएगा 250 कैलोरी। बहुत ही सिंपल सवाल था, उस फॉर्मूले का यूज करके हमने Cb निकाल लिया, डेल्टा यू बराबर NCB डेल्टा टी होता है, ये निकाल लिया। डेल्टा यू निकालने का यही तो तरीका है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या भाई? क्या मेरी बात समझ में आई क्या?
ठीक है। इस पे और सवाल हो सकता था लेकिन सवाल है नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही है, देखो बहुत कंफ्यूज मत हो, बहुत स्ट्रिक्ट चलो। तो मैंने बोला ना हीट कैपेसिटी में सिर्फ फॉर्मूले याद रखो, सीपी माइनस सीबी बराबर आर होता है, ये याद रखो बस। और गामा बराबर सीपी बाई सीबी होता है, ये याद रख लो भाई। अगर मेरी भी बात मानो ना यार, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं यार, पीएचडी करके कोई फायदा है? कई बच्चे कहते नहीं मेरे को तो डेरिवेशन चाहिए। इसका डेरिवेशन दे रहा हूं, उसका भी डेरिवेशन दिया कि नहीं दिया? सीपी बराबर सीबी प्लस आर होता, प्रूव करके दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखा दिया। तो बेटा हर एक चीज का समय होता है, लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, यानी कि वो चीजें आपसे छूट जाएंगी, ठीक है ना। और ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, पहला वर्क क्या है? देखो भाई मेरे अगर कोई रिवर्सिबल है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये चीज कंफर्म कर दे रहा हूं। अगर कोई इरिवर्सिबल वर्क है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। लोग कहते हैं इरिवर्सिबल में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? रिवर्सिबल में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अगर रिवर्सिबल है तो तुम्हें पता है पी एक्सटर्नल बराबर क्या होता है? पी एक्सटर्नल बराबर होता है पी गैस प्लस माइनस डीपी। लेकिन अगर इरिवर्सिबल गैस है तो याद करो पी एक्सटर्नल जो होता था वो पी गैस प्लस माइनस डेल्टा पी आता था, यानी कि इसमें भारी भरकम चेंज आएगा। जब भारी भरकम चेंज आएगा तो वैल्यू में, तो यहां पे डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि बेटा ये भारी भरकम चेंज है, डेल्टा वी हो जाएगा, यानी कि V2 माइनस V1 हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछे कि मुझे इरिवर्सिबल वर्क बताओ, बेटा किसी भी सिस्टम में दोनों वर्क हो सकते हैं, ध्यान से सुनो, किसी भी सिस्टम में दो प्रकार के वर्क हो सकते हैं। अगर आप धीरे 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 ले जाओगे तो उसे रिवर्सिबल वर्क बोलते हैं, अगर आप झटके से ले जाओगे उसे इरिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। तो किसी भी सिस्टम में दो प्रकार के वर्क हो सकते हैं। अब ये देखना तुम्हें पूछा क्या गया है, रिवर्सिबल पूछा गया है कि इरिवर्सिबल पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। किसी भी सिस्टम में दोनों वर्क होते हैं। अगर रिवर्सिबल वर्क है मेरे भाई तो ध्यान से समझना क्या होगा। तब तो बेटा जो W बराबर है, तब तो बेटा जो W बराबर है वो हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डीबी, इंटीग्रेशन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डीबी इंटीग्रेशन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा छोटा चेंज हो रहा है। जब छोटा छोटा चेंज होता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। बस समझा रहा हूं, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल हमेशा लगाना किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए। अब रिवर्सिबल में तुम्हें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्या? पहला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, जो एनसीईआरटी में, जो अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में ध्यान समझना, इंटीग्रेशन है भैया। W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डीबी हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। पीवी बराबर क्या होता है? NRT होता है। क्या होता है? NRT होता है, ओके। तो अगर मैं P बराबर रखना चाहूं तो क्या रख सकता हूं? NRT बाई V रख सकता हूं। अरे P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? P गैस ही तो होगा ना यार, यहां पे P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? यहां पे W बराबर क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल रखोगे P गैस प्लस माइनस डीपी, डीपी डीबी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा, तो जाएगा माइनस P गैस डीबी का इंटीग्रेशन, प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीबी का इंटीग्रेशन, ठीक है भैया। NRTV ये क्या है? गैस, आइडियल गैस इक्वेशन से आया। देखो आइडियल गैस इक्वेशन बार बार बच्चे पूछते हैं, मैंने कहा पीवी बराबर एनआरटी, यही तो याद करवाया ना। अगर पीवी बराबर एनआरटी याद रखोगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। कल एक मेरी पुरानी बच्ची का फोन आता है, शायद वो वीडियो बाद में देखिए, दिल्ली से तैयारी कर रही है। उसने कहा कि सर बहुत जबरदस्त चल रहा है आपका, बस आप सवाल बहुत करवा दे रहे हो सर, कई बार तो 30-30 सवाल हो रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है, बाद में हम कर ही नहीं पा रहे। हमने कहा मुझे पता है मेरे बच्चे नालायक, मुझे पता है कि तुम मेरे पढ़ाने के बाद घंटा नहीं पढ़ने वाले हो, इसीलिए मैं पूरे क्लास में, अपने क्लास में हर एक लेक्चर में आप देखोगे 50 के अराउंड क्वेश्चन करवाता हूं। 25 से 30 क्वेश्चन में टाइप्ड फॉर्म में ले आता हूं और 10 से 15 क्वेश्चन में अपने मन से कराता हूं।
20 से 15-25 क्वेश्चन के आसपास टाइप फॉर्म, मतलब अपने मन से कराता हूं। तो अगर 8-9 लेक्चर हो रहे हैं तो 400-500 क्वेश्चन का मेरे रेशियो है। आप इतना क्वेश्चन किसी भी टीचर के नोट्स में नहीं देखोगे, आप जाके देखो तो एक बार, आपको थ्योरी को बार बार एक्सप्लेन करके बस सिर्फ आपको बताया जाता है कि हाँ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में करेंगे, तभी तो हमें पकड़ आएगी। अब ध्यान से समझना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, -nRT dB बाई B हो जाएगा। अब आपको पता है कि जोड़ी को ढूंढेगा, dB V को ढूंढेगा, तो -nRT बेकार है बेचारा, dB बाई B इंटीग्रेशन में आ गया। 1/x dx का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, ln x होता है, जो बाद में चल के 2.303 log बेस 10x हो जाता है। क्या बात, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, ये इनिशियल में वॉल्यूम V1 बाद में V2, ठीक है, -nRT, इसको ऐसे रहने दो, ln V हो गया, अपर लिमिट V2 है, लोअर लिमिट V1 है, इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, -nRT ln V2 ln V1, ठीक है भैया, पहले V2 रख दिया फिर -V1 रख दिया, अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे रख देंगे ln V2 -V1, नहीं रे पापा गलत है वो। W बराबर हो जाएगा -nRT log A माइनस log B, क्या हो जाएगा, log A अपॉन B हो जाएगा, तो ln V2 बाई V1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 हो जाएगा। अगर मुझे इसे log के फॉर्मूले में लिखना है तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा -2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1, क्या बात। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, V2 क्या है, फाइनल वैल्यूम है, V1 क्या है, इनिशियल वैल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, N क्या है, मोल है, आ जाएगा। तुमने कहा वाह क्या बात है, फॉर्मूला आ गया। एक ही फॉर्मूला याद रखो, W बराबर -2.303 nRT log बेस 10, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, V2 बाई V1। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तुमने कहा हाँ यार, आइसोथर्मल में एक चीज मैं और जानता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट, तुमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने कहा नहीं मैं एक चीज और जानता हूं, PV बराबर कांस्टेंट, तुमने कहा हाँ होता होगा, तो हमने कहा P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकते हैं, तुमने कहा हाँ सर लिख तो सकते हैं, अरे PV बराबर कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4 V4, हाँ सर क्या बात कर रहे हो। हमने कहा यार P1 बाई P2 बराबर क्या V2 बाई V1 लिख सकते हैं, तब उस मंद बुद्धि के दिमाग में चमका कि अरे सर समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो, इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो W बराबर क्या हो जाएगा, -2.303 nRT log बेस 10 P1 बाई P2 हो जाएगा। DPP जरूर करना भाई, तुम लोग DPP नहीं करते बे, मैंने देखा जनता आधा क्यों सेलेक्ट नहीं हो रही, इसीलिए नहीं सेलेक्ट हो रही। दो फॉर्मूले हैं, अगर वॉल्यूम का वेरिएशन दिया है, किसका, वॉल्यूम चेंज दिया है तो ये फॉर्मूला लगाना, और अगर प्रेशर का चेंज दिया है तो ये फॉर्मूला लगाना। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, और बोले कि एक इतने फलाने टेम्परेचर पे 2 मोल गैस है, उसका वॉल्यूम 2 लीटर से 4 लीटर हो रहा है, 2 लीटर से 4 लीटर हो रहा है, तो वर्क डन बताओ। बोल दे कि उसका प्रेशर 2 ATM से 5 ATM हो रहा है, तो बताओ। अगर प्रेशर देगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम देगा तो वो फॉर्मूला लगाना है, दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़े, ठीक है भाई। ठीक है,
अब ध्यान से समझना, आराम से समझना। बेटा कह रहा है कि ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, यानी कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा टी बराबर 0 होगा, डेल्टा ई बराबर 0 होगा, यानी कि Q प्लस डब्ल्यू बराबर 0 होगा। तुमने कहा ठीक है भैया। कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है भैया। तो W निकाल लो, W बराबर क्या हो जाएगा, -2.303 nRT log बेस 10। P1 बाई P2 लिखे हैं भैया, प्रेशर दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो P1 बाई P2 कर लो, तो आ जाएगा -2.303 इंटू कितने मोल हैं, 1 मोल है, R के फॉर्म में रहने दो। टेम्परेचर कितना है बेटा, इसमें 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन आएगा, कितना आएगा, 300 केल्विन आएगा। लॉग बेस 10 2/10 हो जाएगा। लॉग 2/10 क्या हो जाएगा, लॉग 1/5 हो जाएगा। लॉग 1/5 को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 5, और माइनस लॉग 5 को लिख सकते हैं -0.7, ठीक है भैया। तो यानी कि जो वैल्यू आएगी प्लस हो जाएगी 2.303 इंटू R इंटू 300 इंटू 0.7, क्योंकि माइनस यहां पे आके गुणा कर गया, तो 2.303 इंटू 25/3 जूल में लिख दिया हमने, 300 इंटू 0.7 उड़ा दो, 100 आ गया, ठीक है भैया। यानी कि W बराबर क्या जाएगा, 2.303 इंटू 100 से गुणा कर दो तो 70 हो जाएगा, 25 गुणे 70, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 25 गुणे 70 कर दो, कितना होगा 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 इतना जूल हो जाएगा, ठीक है भैया। इसको गुणा कर लो, ये आंसर आ जाएगा, दिस इज आंसर। अब आपसे Q पूछा है, W तो पूछा नहीं था, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, -W, यानी कि जो आंसर आया उसमें माइनस लगा दो, जो आंसर W का आया है उसमें माइनस लगा दो, Q आ गया, खत्म। क्वेश्चन देखा कैसे पूछा इसने, बोला है कि रिवर्सिबली आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फॉर्मूला फिक्स हो गया, क्या लगाना, ये लगाना। आपको जो फॉर्मूला लगाना है उसी हिसाब से डेटा गिवन होता है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं रे ब्रो, चिल रहने का। अब ध्यान से समझना, आराम से देखो क्या फॉर्मूला लगेगा। When 2 mole of a gas expand isothermally from 5 decimeter cube to 40 decimeter cube against a constant external pressure of 2 atm at 200 Kelvin, 298 Kelvin. Also calculate W reversible for the change. मैंने बोला था ना W irreversible निकालना है, तब तो आप लगाओगे -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 2 है, वॉल्यूम कितना हो रहा है, 40 माइनस 5, तो कितना जा रहा, -2 गुणे 35 लीटर एटीएम, सही बात है। अरे डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर तो लीटर हो गए, 5 लीटर से 40 लीटर, तो -70 लीटर एटीएम, जिसे हम लिख सकते हैं -70 गुणे 101.3 जूल, ठीक है ना। तूने कहा सही है भाई। रिवर्सिबल निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, रिवर्सिबल का फॉर्मूला तो आपको पता है, -2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1 लिखोगे, क्यों, अरे क्यों लिखोगे मेरे भाई, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है ना रे बाबा, P1 बाई P2 नहीं करेंगे, V2 बाई V1 करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। मोल्स कितने हैं 2 हैं, R को ऐसे ही रहने दो, R के फॉर्म बताते हैं, log 40/5 हो जाएगा -4.604 इंटू R इंटू ये हो जाएगा log 8। log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 40/5 हो जाएगा log 8, और इसको लिख सकते हैं 3 log 2, 2 की पावर 3 बाहर चला गया यानी कि
3 इंटू 0.3 यानी कि 0.9, इसको लिख सकता हूं 0.9। और आपको पता है क्या आर जूल में निकालना है, तो -4.606 इंटू 25/3। आर की वैल्यू जूल में कितनी होती है? आर की वैल्यू होती है 25/3 जूल में, और आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी में। जो जिसमें निकालना हो नहीं निकालना है, नहीं निकालना है तो आर में रहने दो। क्या हो जाएगा? आर इंटू 0.9, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, 0.9 आर इंटू -4.6। सवाल देखो, सवाल समझो। अगर आपको लग रहा है इरिवर्सिबल पूछ रहा है या डेटा उसी हिसाब से गिवन होगा तो फॉर्मूला लगा लेना। और आपको लग रहा है कि नहीं यार रिवर्सिबल पूछा है, या बोल दे कि रिवर्सिबल निकालो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं ना। प्रोसेस बोल दे कि भैया ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो चिल रहो ना, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, बढ़ो आराम से हो जाएगा। सही है भाई? सही है भैया। अब ध्यान से समझना, लिखा है, एक सवाल लिखा है। क्या है? द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड बाय एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, और आपको पता है इसका फॉर्मूला -2.303 nRT log बेस 10 वैल्यूम है। ठीक है, तो V2/V1 करते हैं। 1 मोला फलाना फलाना, पढ़ ही नहीं रहा हूं मैं, मेरे को पता चल गया फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मोल कितने? अरे बाबा 1 मोल है। आर है, टेम्परेचर कितना है? अरे बाबा 27। 27 में 273 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? अरे बाबा 300 इंटू 300 लॉग। V2 कितना है? 22.4। V1 कितना है? 2.4, यानी कि ये 10 आएगा। और 10 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि हो जाएगा -2.303 इंटू आर इंटू 300। ओके, यानी कि -2.303 इंटू 25/3। नहीं रे बाबा, कैलोरी में निकालना ना, तो कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होती है इंटू 300, तो -2.3 इंटू 600। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो -1381.8 कैलोरी। सवाल देखा मैंने, समझा, हमने कहा तुम पूछना क्या चाह रहे हो। मान लो पूरा मिक्स सवाल आए और बोल दे कि यार देखो मैक्सिमम वर्क निकालो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल से ही समझ में आ गया फॉर्मूला क्या लगाना है, खत्म हो गया सब। क्वेश्चन में गिवन होता है बाबू। देखो थर्मोडायनेमिक्स कोई बच्चा चैप्टर तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि यार थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक है या इनऑर्गेनिक का एस ब्लॉक है, लिखा है प्रॉपर्टी तो याद कर लो हो जाएगा। नहीं रे बाबा, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे दमदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। हाँ ये है कि सारे लोग सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को बेसिक नहीं क्लियर है तो नहीं सीख सकता। यानी कि पहले चैप्टर नहीं आते तो नहीं सीख सकता। हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है भैया। टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली किलो जूल में। मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कहा यार सोचने का कोई फायदा नहीं है, जो गया सो गया, जो हो गया सो हो गया। अब अपन लगेंगे सवाल पे। बेटा V2/V1 लगाया क्योंकि मेरे को पता V2 40 लीटर है, V1 4 लीटर है, फाइनल अपॉन विनेशियर। तो W बराबर -2.303 इंटू मोल कितने रे बाबा 2, टेम्परेचर कितना 27 यानी कि 300, और यहां पे R भी होगा तो लॉग हो जाएगा 10। ठीक है, -2.303 इंटू
2 इंटू 300, आर की वैल्यू क्या रख दें 25/3 जूल में, तभी तो किलो जूल आएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। 3 से 3 उड़ा दे 100 आ जाएगा, तो -4.6, इससे 2 का गुणा कर दो 6 हो जाएगा, 0 3 हटा दो इंटू 3 हटा दिया तो 2500। अब 2500 का गुणा अगर मैं 4 बार करूं तो 10,000 आना चाहिए। 25 तो आ जाएगा -11,488। ठीक है, इतना जूल -11.488 किलो जूल। ऑप्शन देके बना दिया, ऑप्शन देख के बना दिए रे बाबा, गुणा कर लो यही आंसर आने वाला। आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि सवाल कैसे हो रहे हैं, क्यों सोच रहे हो? सवाल में जब हमने बोला कि आप पढ़ते समय पहचानो क्या दिया, तब आप पहचान नहीं रहे हो, तब तो आप चैटिंग में लगे हो, तब आप टीवी देखने में बिजी हो, तब आप पैर पे पैर रख के ऐसे क्रॉस करके मस्त से लेट के देख रहे हो। लिखो बाबू, कहां जाएगा फ्यूचर तुम्हारा? अपना क्या है, हम क्या लेके आए थे, कहां जाएंगे, इस सब चीजों को सोचने का समय नहीं है अभी रे बाबा। अभी तो पेट पालना है, अभी शादी विवाह करनी है, बच्चे पैदा करने, उनको खिलाना है पिलाना है, ऐसे थोड़ी जिंदगी काटोगे। पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो अच्छा रहेगा। हमने भी बहुत पढ़ाई नहीं की है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा है। थोड़ा सा पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना भाई। चलो, ये आइसोथर्मली हो गया। अब आओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ग का कैलकुलेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान सुनना, Q बराबर 0 होगा, अपन जानते हैं डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W। ये तो 0, यानी कि W एडियाबैटिक बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U। तो W एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, NCV dt लिख दे, इंटीग्रेशन करना है ना बाबा। अब अपने को पता है यार, देखो CP और CB में एक रिलेशन है। हमने कहा CP बराबर होता है CV प्लस R, ठीक है, CP से भाग कर दो, CB से भाग कर दो, CP अपॉन CB, CV अपॉन CB प्लस R अपॉन CB, ठीक है भाई, ओके। देखो ये हो गया गामा बराबर 1 प्लस R बाई CB, तो गामा -1 बराबर हो जाएगा R बाई CB, तो CB बराबर क्या हो जाएगा, R बाई गामा -1। बस यही चाहिए था, रट्टा नहीं मार रहा हूं रे बाबा, सीधे सीधे लिख रहा हूं, प्रूव करके। कैसे आया? इस इक्वेशन में CB से भाग कर दिया, CP अपॉन CB गामा होता है, CB कट के एक आ गया, R बाई CB आ गया, मेरे को CB चाहिए था, CB एलिमिनेट करना था, तो गामा -1 बराबर R बाई CB इधर लेके गामा इधर लाया, काट से आ गया रे बेड़ो। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो W एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, NR यहां डेल्टा टी ही लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं, NCV डेल्टा टी, NR डेल्टा टी यार, NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1। W एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, और NR डेल्टा टी को अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1, और गामा -1 आपको पता है क्या है, गामा क्या है रे बाबा, पाइसन रेशियो है, गामा पाइसन रेशियो है, 5/3 होगा मोनो एटॉमिक के लिए, गामा 7/5 होगा डाई एटॉमिक के लिए, गामा 4/3 होगा ट्राई एटॉमिक के लिए, ठीक है ना। बोलेगा कि एक मोनो एटॉमिक गैस है, उसका टेम्परेचर एडियाबैटिकली इतने से इतना करते हैं, तो बताओ कितना वर्क डन होगा। तो फॉर्मूला लगा देना, NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1। अगर प्रेशर में चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा, प्रेशर में चेंज करेगा, तो प्रेशर वाला लगा लेना,
अरे समझ गए रे भाई, अरे समझ गए रे बउआ, क्या मेरी बात समझ में आई क्या भैया? चले भैया, ठीक है भैया, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है भैया, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिख गया था, एस मतलब होता है एंट्रोपी, आइसो एंट्रोपी क्या होता है जिसमें डेल्टा एस जीरो होता है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, पहला है, क्या बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर जीरो होता है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच जीरो होता है, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस जीरो होता है। यानी कि ए का तो फर्स्ट होगा, बी का थर्ड होगा, और सी का सेकंड होगा, डी का फोर्थ होगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। सारे पढ़ चुके हो, आइसो एंट्रोपिक नहीं पढ़े हो, कल के लेक्चर में पढ़ोगे, अगला लेक्चर वही होगा। ठीक है ना, कल हम जितना पढ़ाए हैं उन सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो ये फिजिक्स जैसा है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स जैसा है, तो कल हम लोग ढेर सारे डिफरेंट टाइप, जैसे मैं एडियाबैटिक के क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, मुझे पता था करवा नहीं पाऊंगा, समय कम है, कल करवाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हीट कैपेसिटी के भी दो दो सवाल लेके आऊंगा ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कितने ग्राम है, जैसे बोलेगा 40 ग्राम आर्गन का टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए बताओ हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो बड़ा सिंपल सा है वो। बहुत पैनिक मत हो बाबू, बहुत ज्यादा घबराओ मत, जितना बात बता रहा हूं ना लिखो, बस उसी से डीपीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, सब हो जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना, अब सवाल का उतना कॉन्सेप्ट नहीं, आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, लिखा है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन ए साइक्लिक प्रोसेस। डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू तो जीरो होता है, तो क्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस क्यू होता है। तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन ए साइक्लिक प्रोसेस, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू होता है, तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। कभी भी नेटवर्क डन बाई इन ए साइक्लिक प्रोसेस जीरो नहीं होगा रे बाबा। अब मैं यहां से घूम के इधर चल गया, फिर मैं यहां से घूम के इधर चल गया, फिर मैं यहां से घूम के इधर आ गया वापस, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं चला ही नहीं, मैं चला, मेरा जो टोटल क्या था वो, उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, वो जीरो हुआ, लेकिन मैंने चला, मैंने वर्क किया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना भैया? ठीक है, चलो, किलो पास्कल और जूल में क्या रिलेशन है आप लोगों को पता होगा तो कर लोगे। किलो पास्कल और जूल में क्या रिलेशन है, चलो इस क्वेश्चन को करो तो फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को। AIR1 याद रखना, ये केमिस्ट्री में नहीं आएगा, फिजिक्स में जरूर आएगा, याद रखना। हो गया भैया? ठीक है, 1 किलो पास्कल लीटर बराबर होता है 1 जूल, पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दें। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझना, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो आर चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों सेम है, कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10, ये भी कितना है 10,
यानी कि अगर मैं एरिया निकालू मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 10 का स्क्वायर। अब ये क्या है, किलो पास्कल है और वो क्या लीटर है, तो यानी क्या हो जाएगा 10⁻², पाई किलो पास्कल लीटर यानी कि जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या बात है। चलिए भाई, बेहतरीन सवाल। कल पढ़ाया था ना एरिया अंडर द कर्व, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, एरिया अंडर द कर्व। अरे यार समझ गए कि नहीं समझ गए, उसका कल ही तो पढ़ाया था यार, इसको कैसे निकालना है। ये क्लॉकवाइज है जो भी है। अब सब में वही दे रखा, हीट एब्जॉर्ब बोला है, हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तुम साइन वाइन पे टेंशन मत लो। नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू, एरिया निकालो। ध्यान से समझना, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो हाफ इंटू, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2v1 है, और मैं इसकी बात करूं मेरे भाई तो 5p1 है, यानी कि इसका एरिया जो हो जाएगा वही तो वर्क होगा, हाफ इंटू 5p1। ईमानदारी से बताना क्या आपका भी आया है, क्या आपका भी आंसर मेरे से पहले आया है क्या, 5p1b1, 5p1b1, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत सवाल है सर, मजा आ गया सर। अच्छा लग रहा है, ध्यान से समझना। मैंने कहा यार सवाल देखते हैं, पता नहीं किस टॉपिक का है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.1 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस द परफॉर्म 75 कैलोरी ऑफ वर्क एडियाबैटिकली इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने कहा यार देखो W बराबर होगा NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। तुमने कहा हाँ सही बात है सर। 75 बराबर क्या हो जाएगा, N कितना है 0.1 है, R की वैल्यू कैलोरी में 2 हो जाएगा, T2 माइनस T1 रख देते हैं। गामा कितना हो जाएगा, गामा मोनो एटॉमिक के लिए आपको पता है 5/3 होता है, तो गामा -1 हो जाएगा 5/3 -1 यानी कि 2/3। क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 75 बराबर क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 3 T2 माइनस T1। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको भाग कर दूं तो T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा 75 अपॉन 0.3, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएंगे, इसको उड़ा दो तो 25 × 75, तो 25 की जगह 250 आ जाएगा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 250 प्लस T1 हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर जो है भैया वो क्या दे रखा है 223 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बाबू इसका अगर केल्विन में टेम्परेचर निकालूंगा तो 227 अपॉन 273, तो 0 7 2 0 500 कितना है 500 है, तो बेटा 250 प्लस 500 यानी कि 750 केल्विन हो जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, वर्क दे रखा था, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, और ये फॉर्मूला लगा के हमने निकाल लिया। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। घबराना बिल्कुल नहीं ना, जब तक हम हैं तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर लाइव क्लास लीजिएगा, बिल्कुल लाइव क्लास लेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग में गंदा कमेंट करके गए थे मोल कॉन्सेप्ट में, अब मैं मोल कॉन्सेप्ट का एक लास्ट में कोई भी एक लेक्चर ले लूंगा, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, जिस दिन खाली रहेगा परेशान मत होना, पूरा रिवाइज्ड करवा दूंगा। समरी लेक्चर तो दूंगा ही, एक बार पूरा रिवाइज्ड करूंगा ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। या आप लोग बोलेंगे तो लेक्चर 1 जो है, लेक्चर 1 थोड़ा फास्ट था तो उसको स्लो करके 2 पार्ट में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए भाई, इसका आंसर आ गया 750 केल्विन।
आराम से देखिए आप लोग, अगर 3 प्रोसेस है बाबू, ध्यान से समझना, एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा होगा? यार जो ऊपर वाला है उसका तो एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा, उसमें क्या आएंगे, सारे पार्ट आएंगे। नीचे वाले का एरिया तो ये है, बिल्कुल सर। ऊपर वाले का एरिया क्या है, ये है। और जो उससे ऊपर है उसका एरिया क्या है, ये है। तो किसमें एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आएगा? तीसरे वाले में, यानी कि वर्क डन किसका ज्यादा होगा? तीसरे का ज्यादा होगा। जिसका एरिया ज्यादा होगा पीवी में उसका वर्क ज्यादा होगा। एकदम खेल एकदम हलवा हो गया है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं यार आपको लगेगा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हेलो 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 यार, पानी के लिए बोल रहा हूँ, परेशान मत होना थोड़ा सा, तुम लोग होगा हो गया चल। 2 moles of helium gas undergoes a reversible cyclic process as shown in figure, assuming gas to be ideal. What is the work for the process C to D? देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने हो ना तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स उठाना, दंदना के सवाल कर लेना, हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में तो नहीं दिखता है। देखो सी और डी पे फोकस करो, ज्यादा किसी और पे फोकस मत करो। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तुमने कहा 1 मिनट सर, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा -nRT ln V2 बाई नहीं, हमने कहा P1 बाई P2। तुमने कहा प्रेशर क्यों? क्योंकि वो लेवल प्रेशर का है। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखना, माइनस कितने मोल है बाबू? 2 मोल है। R इंटू टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन है। देखो टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। लगा लिया तुम लोगों ने, पॉज करके लगा लो, लगा लिया, मैच कर गया। ओके, P1 कितना है? 2, P2 कितना है? 1, माइनस 800 R ln 2 हो जाएगा, माइनस 800 R ln 2 हो जाएगा। C से D जा रहे हैं तो कह रहा व्हाट इज द वर्क फॉर द प्रोसेस C से D हो गया। अगर सिर्फ C से D की बात कर रहा, टेंशन लेना ही नहीं है, ये आइसोथर्मल है। AB भी आइसोथर्मल है, AB में भी वर्क निकालना हो तो भी निकाल सकते हो। अगर BC निकालना है, ध्यान से समझना, BC निकालना है तब आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम के पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरा भाई? तब आपको PB इक्वल टू nRT लगाना पड़ेगा। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस था हमारे सिलेबस में, तो वो हमने पढ़ा दिया। आप ध्यान से समझ लो कि फॉर्मूला 2 ही के लिए लगाना है वर्क में। वर्क ऐसे समझ लो 2 टाइप होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कोई भी प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल का जो फॉर्मूला होगा वो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस B1 होगा। लेकिन इसमें अगर रिवर्सिबल में तुम बात करोगे तो रिवर्सिबल में 2 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। एक तो बेटा आइसोथर्मल के लिए याद रखना है, माइनस nRT ln V2 बाई V1। इसी के 2-3 फॉर्म आते हैं, आपको भी पता है। लेकिन अगर W एडियाबैटिक के लिए याद रख रहे हो तो NCV डेल्टा T याद रख लेना। क्या रख लेना? NCV डेल्टा T, जिसे हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, जिसे हम लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। अगर सीधे CB की वैल्यू पता है, डेल्टा T पता, ये फॉर्मूला लगा देना भाई। और अगर आपको डेल्टा T पता, CB नहीं पता है, गामा पता है, तो ये फॉर्मूला, दोनों बात एक ही है यार। और अगर आपको प्रेशर के बारे में दे रखा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1 लगा देना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एकदम आराम से एंथैल्पी पे तुम ढेर सारे सवाल करना कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT होता है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना। अगर आप मेरे से पूछें कि सर अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे आपने 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो सर याद कैसे करें? मैं आपको बताता हूं कि आपको शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए मेरे भाई, और आपको वीकली रिवाइज करना है। वीकली रिवाइज करने हैं, मैं पहले से बता दे रहा हूं।
अगर तुमने छोड़ दिया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना तो फिजिकल केमिस्ट्री भूल जाएगा, फिर आएगा नहीं मेरे भाई। वीकली रिवाइज करने हैं सारे। आप कहोगे एक साथ, हमने कहा हाँ। मान लो तुमने संडे को पकड़ लिया, तुम्हारे पास हैं घंटे 2 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री 2 घंटे निकालो, मंडे को कुछ और कर लेना। इन 2 घंटों में तुम्हें डिवाइड करने हैं, तुम्हारे पास 240 मिनट है। कितने मिनट हैं? 240 मिनट हैं। अब आपको पता है कि 8 त्रिक 24 2 है तो 120 होंगे, 120 मिनट हैं। मेरी भी कैलकुलेशन कमजोर हो। 220, 8 चैप्टर हैं, तो कितने कितने मिनट निकालोगे? 15-15 मिनट, यानी कि 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ऐसे करके 8 चैप्टर को दो और उनको रिवाइज करो। क्वेश्चन मत करो, सिर्फ थ्योरी देखो। सिर्फ क्या करो? थ्योरी देखो। दूसरी चीज, जो टेस्ट आप दे रहे हो वो तो देते जाओ, टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। अगर आपने AIATS ज्वाइन किया है, अगर आपने ITS ज्वाइन किया है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो अपने PW का चल रहा है, अगर वो ज्वाइन किया है, तो जितने चैप्टर हो गए हैं, जितने भी चैप्टर हो गए हैं, उनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। उनमें अच्छी परफॉर्मेंस आपको रखनी है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी रखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब सिलेबस खत्म होगा तो आप एक चीज याद रखेंगे, मान लो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, दोनों, अब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो बेटा इन दोनों को रिवाइज करते रहना है। जब इनऑर्गेनिक खत्म हो जाए उसको भी रिवाइज करते रहना। कैसे? शॉर्ट नोट से। अगर लगे कि कुछ भूल रहे हैं तो जिस टीचर से आप लेक्चर अटेंड करते हो, जिस टीचर से आपने पढ़ा है, उसी का समरी लेक्चर देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगा, क्योंकि वो जो पढ़ाएगा उसी हिसाब से समरी लेक्चर बनाएगा। ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं कि आप मेरा ही आके देखो, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, अगर मेरे से एक बार पढ़ लिया तो आप मेरा देखो, कोई इशू नहीं है। रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है, नहीं तो आप भूल जाओगे पीछे की चीजों को और फिर से वही होगा जो पिछले साल हुआ था। अगर पिछले साल की चीजों को तुम्हें भूलना है, तुम्हें उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करनी है मेरे भाई, तो मेरी बात याद रख लो, तुम्हें रिवीजन करते रहना है। फिजिक्स का भी रिवीजन करना है, बायोलॉजी का भी करना है, केमिस्ट्री का भी करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। और कई बच्चे पूछते हैं टाइम मैनेज करें कैसे। हमने तुमसे एक ही बार बोला है कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी मत करो, अपने आप मैनेज हो जाएगा। कई बच्चों का 2-4 चैप्टर छूट गया है, तो वो पूरा इंस्टाग्राम से लेके पूरा यूट्यूब तक सिर्फ यही गान गा रहे हैं कि मेरा बैकलॉग हो गया है, कैसे कवर करें। अबे भूतनी के, अगर तेरे को भाई इतना ज्यादा फिक्र है तो तू पहले कर लिया होता। जितना टाइम तू बर्बाद कर रहा है लोगों से पूछने में, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में, नहीं, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तो बेटा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं, जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आदत खराब है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पहले अंदर से खुद को बताना होगा कि हमें पढ़ना है। अब हमें पढ़ना ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि हमें पढ़ना है, तो फिर पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ये ठंडी गर्मी बरसात सब आते जाते रहते हैं, मौसम का हेर फेर होता है, इसकी टेंशन तुम मत लो इसकी टेंशन तुम मत लो मेरे भाई। और बहुत अच्छे से बने रहने के लिए कल का लेक्चर बहुत शानदार होगा। थर्मोडायनेमिक्स की जान होगी कल जो हम पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स की जान रहेगी। कल हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी के बारे में, स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी के बारे में। गजब का लेक्चर होगा। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है, पहले रिवीजन करेंगे, फिर हम एंट्रोपी पढ़ेंगे, एंट्रोपी का डेरिवेशन वगैरह करेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में एंट्रोपी के बारे में सीखेंगे। मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना भैया। तो चलिए आज समय समाप्त हुआ, इतना बहुत है, 1 घंटे 50 मिनट हो गए हैं लगभग। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों को। इतना मिस करते हैं आप, मुझे याद करते हैं। बस काश मैं आप लोगों से फिजिकली मिल पाता, काश मुझे सौभाग्य मिलता आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाने का, या फिर सामने बैठा के पढ़ाने का, या फिर ऑनलाइन पढ़ाने का। एक बार रूबरू हो पाते हम तो बहुत अच्छा लगता हमें। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहां व्यस्त हैं व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।